Okay, today we are going to study biomechanics of upper extremity. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में हम पढ़ेंगे पहले शोल्डर कम्प्लेक्स में कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं. ठीक है, उसमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट. I want you to see the pictures so that you will get better idea of these joints. This is sternoclavicular joint. The sternum articulates with clavicle, तो बनता है sternoclavicular joint. Acromioclavicular joint, जब acromion of scapula articulates with clavicle, it becomes acromioclavicular joint. And glenohumeral joint, जिसको basically हम shoulder joint कहते हैं, लेकिन shoulder complex में ये सारे joints आ जाते हैं, right? तो glenohumeral joint में glenoid cavity when articulates with the head of humerus, तो हम इसको बोलते हैं glenohumeral joint. Then scapulothoracic joint. Scapulothoracic joint में basically scapula जब articulate करता है thoracic joint, basically thoracic wall के साथ, इसमें हमने आपने basically पीछे backward side पे consider करना है, not from the front side, क्योंकि scapula आपका पीछे होता है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं scapulothoracic joint. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में. स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन इनमें मूवमेंट बहुत ही कम होती है, ठीक है? और जब हम एलिवेशन करते हैं आर्म की, तो सब क्लोज पैक पोजीशन होगी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं. हमने देख लिया स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कैसे बनते हैं. मैम एक्सक्यूज मी मैम, बच्चों को ऐड कर ले. ओके ओके, स्टर्नोक्लेविकुलर हमने देख लिया कि ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. इसके बाद देख लेते हैं जी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. भी हमें देख लिया कि एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जब आर्टिकुलेट करेगा क्लेविकल के साथ, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन जाएगा. लेकिन बेसिकली इसकी ये भी शोल्डर कम्प्लेक्स में ही आता है, राइट? उसके अलावा इसकी क्लोज पैक पोजीशन तब होगी जब हम आपकी शोल्डर हम आर्म की abduction करेंगे 90 डिग्री, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की क्लोज पैक पोजीशन करेंगे उसको. Then next is cricoclavicular joint. Basically cricoclavicular joint जो है उसमें ये होता है जब clavicle articulates with coracoid process via cricoclavicular ligament, तो इसको हम बोलते हैं cricoclavicular joint, ठीक है? जब clavicle articulate करती है coracoid process of scapula के साथ via cricoclavicular ligament के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं cricoclavicular joint. इसके बाद ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है. और हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपके शोल्डर के अलावा, ग्लिनोह्यूमरल के अलावा हिप जॉइंट भी है, ठीक है? और ये मैक्सिमम इसमें डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट एक्सेस में मूवमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सब कुछ होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे. बेसिकली इसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, ठीक है? जिसमें ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है? इसमें पिक्चर भी दिखाई है आपको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. थोड़ा सा यहाँ से एनाटॉमी देख लें तो यू विल गेट द बेटर पिक्चर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. This is coracoid process, this is acromion process, this is glenoid fossa जिसके अंदर head of humerus आके लगता है, और जो इसकी sides है ये इसको बोलते हैं glenoid labrum. जो glenoid labrum है ये डीपन कर देता है उस कैविटी को ताकि एक अच्छी फिट आ जाए और अच्छी तरह से for the ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शोल्डर जॉइंट को. बेसिकली जितना ज्यादा ये ग्लिनोइड लेब्रम जो है एक लूज सा टिश्यू होता है जो ग्लिनोइड कैविटी के अराउंड होता है, जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को, ठीक है? ये पूरा स्कैपुला है. ये डिफरेंट व्यूज दिखाएं. ये लैटरल व्यू से मैंने आपको ये पिक्चर आपको लैटरल व्यू से नजर आ रही है, ठीक है? ये ह्यूमरस है, ये बगैर ह्यूमरस के दिखाया गया है, और ये विद ह्यूमरस के साथ है. स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, जब इंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट करता है थोरेसिक वॉल पे. आपको पता है स्कैपुला पीछे होता है बैक साइड पे, जब वो उसका इंटीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करेगा थोरेसिक वॉल के साथ, तो उसको हम कहेंगे स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट.
इसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, scapulohumeral rhythm, a regular pattern of scapular rotation that accompanies and facilitates humeral abduction, उसको हम कहते हैं scapulohumeral rhythm, जिसमें scapular rotation भी साथ में हो रही है और साथ में humeral abduction भी हो रही है, यानी scapula भी rotate कर रहा है, यानी स्कैपुला भी मूव कर रहा है और आपकी आर्म्स की शोल्डर की एबडक्शन भी हो रही है. इसको हम स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम कहेंगे क्योंकि इसमें स्कैपुला भी मूव कर रहा है और ह्यूमरस भी मूव कर रही है, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं साथ में, राइट? ओके, मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स. अब मूवमेंट्स यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो ही कैन और शी कैन आस्क. मसल्स कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्शन एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. अब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे जो मसल्स फ्लेक्शन कर रहे हैं वो कौन से हैं? इंटीरियर डेल्टोइड, क्लेविकल पेक्टोरलिस मेजर. व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले हम फ्लेक्शन की बात करते हैं जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे फ्लेक्शन कैसे होगी? जब हम अपना बाजू फॉरवर्ड आगे लेके जाएंगे उसे बोलते हैं फ्लेक्शन. फ्लेक्शन आगे लेके जाएंगे, ओवरहेड ले जाएंगे, वो भी फ्लेक्शन ही कहलाती है. वापस लेके आएंगे तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन. थोड़ा और पीछे ले जाएंगे तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, राइट? जो मसल है इन्वॉल्व इन फ्लेक्शन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट उसमें आता है इंटीरियर डेल्टोइड और पेक मेजर मसल्स. और कौन से मसल्स जो हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं? ओके, तो जो आपके ग्लिनोह्यूमरल पे फ्लेक्शन करते हैं वो इंटीरियर डेल्टोइड और पेक मेजर है. पेक मेजर के दो हेड्स होते हैं, उसका क्लेविकुलर हेड जो है वो कराता है फ्लेक्शन और उसको असिस्ट कौन कर रहा है? कोराकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया. ये दो मसल्स असिस्ट करा रहे हैं आपके ग्लिनोह्यूमरल फ्लेक्शन को. फ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया. ग्लिनोह्यूमरल फ्लेक्शन कैसे होती है? जब आपने हाथ को, अपने बाजू को फॉरवर्ड आगे लेके जाएं और ऊपर ले जाएं, फुल ऊपर तक ले जाएं, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट हैंड रेस, पूरा आर्म रेस को बोलते हैं फ्लेक्शन. ठीक है, वापस लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन. ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए. एक बार रिपीट कर दिया कि कौन से मसल से कराते हैं फ्लेक्शन. उसके बाद ये देख लें पिक्चर से, आपको और बेहतर क्लियर समझ आ जाएगा. ये है जी पेक मेजर, पेक्टोरलिस मेजर भी बोलते हैं उसको. इसका क्लेविकुलर हेड है क्योंकि ये क्लेविकल से निकल रहा है, इसको इसलिए क्लेविकुलर हेड कहते हैं. जब देखें ये जो मसल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका बाजू ऊपर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, ये इंटीरियर डेल्टोइड है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लेक्शन में. फ्लेक्शन क्या था? स्ट्रेट आर्म रेजिंग, ऊपर लेके जाना बाजू को. ठीक है, और जो कोराकोब्रेकियालिस है उसको असिस्ट करता है, आपके फ्लेक्शन को असिस्ट करता है. उसके बाद जो मसल कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. अब जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की एक्सटेंशन है वो ऑपोजिट टू द फ्लेक्शन. जब बाजू वापस लेके आएंगे नीचे तो वो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन. तो इसमें क्या है जी, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की एक्सटेंशन जो है वो भी पेक मेजर करता है. जो क्लेविकुलर हेड था पेक मेजर का वो करता था फ्लेक्शन, और जो स्टर्नल हेड है पेक मेजर का वो कराएगा एक्सटेंशन. उसके अलावा लेटिसिमस डॉर्सी, टीरीज मेजर, और उसको असिस्ट कौन से करेंगे? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप. ट्राइसेप का फंक्शन क्या है इसके अलावा? एल्बो की एक्सटेंशन. अब आप देख लें पेक मेजर का स्टर्नल हेड. स्टर्नल हेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से निकल रहा है. क्लेविकल हेड हमने क्यों बोला था? क्योंकि वो पेक मेजर का जो पार्ट है वो क्लेविकल से निकल रहा था और लग जाके ह्यूमरस पे ही रहा था. ठीक है, लेटिसिमस डॉर्सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसमें? एक्सटेंशन में. ठीक है, ये लेटिसिमस डॉर्सी है जो कि आपके अराउंड बिलो द स्कैपुला लगता है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रेस पे. ठीक है, और लग जाता है यहाँ पे ह्यूमरस के बाइसेप्टल ग्रूव पे आके लगता है. ठीक है, फिर टीरीज मेजर है वो भी असिस्ट करता है एक्सटेंशन में. ओके, अब आगे देख लेते हैं. हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन देख ली कि फ्लेक्शन क्या है? बाजू ऊपर लेके जाना सीधा और वापस लेके आना एक्सटेंशन है. जो मसल कर रहे हैं वो क्लेविकुलर हेड है पेक मेजर का और इंटीरियर डेल्टोइड है फ्लेक्शन में, और एक्सटेंशन में लेटिसिमस डॉर्सी, स्टर्नल हेड ऑफ पेक मेजर. अब मूवमेंट्स एट शोल्डर कॉम्प्लेक्स, व्हिच मसल्स कंट्रीब्यूट टू द एबडक्शन. एबडक्शन क्या होता है? कि हम अपना बाजू साइड से ऊपर लेके जाएं, साइड से. ठीक है, तो इसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व है?
middle deltoid and supraspinatus, right? Middle deltoid and supraspinatus are responsible for the abduction of glenohumeral joint. क्योंकि glenoid cavity और scapula when articulates with humerus, तो जो glenohumeral joint की जो abduction है वो medial deltoid and supraspinatus muscle कराएगा. Supraspinatus muscle वही muscle है जो स्कैपुला की स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर लगा होता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा में. ये आपको दिखा दूंगी. ये देखें, ये है जी मिडिल डेल्टोइड जो कि इंपॉर्टेंट रोल. देखें लगा ही यहाँ पे हुआ है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप खुद ही सोच लें बाजू साइड से ऊपर को जाएगी, राइट? एबडक्शन. और सुप्रास्पाइनेटस भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और सुप्रास्पाइनेटस मसल्स जो है वो बेसिकली आपके स्कैपुला के स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा, राइट? और जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे एरिया है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, राइट? और जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा पे सुप्रास्पाइनस मसल लगा होता है और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा पे इंफ्रास्पाइनस मसल लगा होता है. तो ये देखिए स्पाइन ऑफ स्कैपुला ये है और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है. Moving forward, the muscles which contribute to the adduction at glenohumeral joint. अब जो adduction कराते हैं, adduction ये है कि बाजू वापस लेके आएंगे आप. पहले आपने abduction की, साइड से बाजू ऊपर लेके गए. adduction ये है कि आपने बाजू वापस लेके आए साइड से, ठीक है? उसमें muscles involved हैं latissimus dorsi, teres major, sternocostal, pectoralis, assisted by short head of bicep, long head of tricep. ये सारे assist कर रहे हैं और major role जो है latissimus dorsi, teres major और जो स्टर्नोकोस्टल पेक्टोरस मसल है वो प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल. अब देख लें, ये जी है जी पेक्टोरलिस मेजर. स्टर्नम इसको बोला क्योंकि स्टर्नम से ऑरिजिनेट हो रहा है latissimus dorsi this, and this is teres major, and teres major is originating from basically the inferior angle of scapula. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कौन से मसल कंट्रीब्यूट करते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस. अब मीडियल रोटेशन कैसे होगी? कैन एनीवन टेल ये मीडियल रोटेशन कैसे होगी? सो जो मीडियल रोटेशन होती है जब हम एल्बो को फ्लेक्स करके अपनी बॉडी की तरफ टर्न करते हैं या मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं. एल्बो को फ्लेक्स करने के बाद बॉडी की तरफ मूव करने को मीडियल रोटेशन कहते हैं. और एल्बो को फ्लेक्स मतलब बेंड या फ्लेक्स करने के बाद जब हम ऑपोजिट साइड पे अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं लैटरल रोटेशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, राइट? जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस में या शोल्डर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में वो कौन से हैं? सबस्कैपुलारिस, टीरेस मेजर. दो इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं मीडियल और लैटरल रोटेशन को, इसलिए प्लीज डू रिमेंबर दीज मसल्स. एंड देन दीज आर असिस्टेड बाय पेक मेजर, इंटीरियर डेल्टोइड, latissimus dorsi and short head of bicep brachii, right? हम पिक्चर देख लेते हैं so that we can have a better idea. Coracobrachialis वही कोरकोइड प्रोसेस से निकलेगा और जाके आपकी ह्यूमरस पे लग जाएगा. ये मसल है कोरकोब्रेकियालिस. ये इसका असिस्ट भी करता है ये एल्बो की फ्लेक्शन में. फिर इंटीरियर डेल्टोइड है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पेक मेजर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल. फिर हमने लैटरल रोटेशन में पता चल गया क्या होती है जब एल्बो को बेंड करके अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करते हैं. तो इसमें मसल कौन से इन्वॉल्व है? इंफ्रास्पाइनेटस, टीरेस माइनर. ये दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, अगर आपको ये पता होना काफी है. इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरेस माइनर. तो आप इस तरह याद रख सकते हैं इसको LIT, lit. Lit means lateral rotation, L for lateral rotation, I for infraspinatus and T for teres minor. तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि lateral rotation कौन से मसल करते हैं. अगर आपको at the brink बारे में कोई पूछ दे कि lateral rotation बताएं कौन से मसल करते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं. Infraspinatus and teres minor. अब जो infraspinatus है मैं आपको पहले बता चुकी थी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला की जो नीचे पार्ट है उसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा. तो उस पे आके वो उस पे आपका मसल लगा होगा इंफ्रास्पाइनस, राइट? और जो ऊपर स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर है वो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, उसके ऊपर सुप्रास्पाइनस मसल लगा होता है, ठीक है? तो यू कैन सी दिस इज इंफ्रास्पाइनेटस फोसा. उस फोसा के ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस मसल लगा हुआ है. ओके, देन medial and posterior deltoid.
ये देखें, ये मीडियल पोस्टीरियर डेल्टॉइड है, ये भी आपके स्कैपुला और ह्यूमरस पे लगा होता है। देखिए नीचे स्पाइन और स्कैपुला का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां से भी निकल रहा है और जो है क्लेविकल से भी निकल रहा है डेल्टॉइड, मीडियल और पोस्टीरियर, और दोनों की इंसर्शन कहाँ हो रही है? ह्यूमरस पे, ठीक है। और टीरीज माइनर जो है वो निकल रहा है जी इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरस पे जाके अटैच हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो मसल्स कंट्रीब्यूट टू द हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, अब जो मसल्स हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में वो कौन कौन से हैं? आई हैव एडेड एवरीवन, डोंट वरी। अच्छा, जो मसल्स हॉरिजॉन्टल एडक्शन में कौन से मसल्स हैं? पहले आपको पता चलो हॉरिजॉन्टल एडक्शन होती क्या है। हॉरिजॉन्टल, अब अपने बाजू को बिल्कुल 90 डिग्री पे ले आए, अपने बाजू को 90 डिग्री पे ले आए। इमेजिन करें कि आप अपने बाजू को 90 डिग्री पे ले आए, 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री एबडक्शन कर लिया आपने, 90 डिग्री एबडक्शन कर लिए। उसके बाद अब आपने अपने बाजू को टुवर्ड्स द बॉडी मूव करना है। आर यू गेटिंग द पिक्चर? ये आपने पहले क्या किया, अपनी लीनोह्यूमरल जॉइंट को यानी अपने आर्म को अपने बाजू को आपने 90 डिग्री एबडक्शन करा ली। उसके बाद अपने अपने जो है बाजू को बॉडी की तरफ मूव करना है, तो इसको हम करेंगे, इससे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एडक्शन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो मसल इन्वॉल्व होते हैं इसमें वो है पेक मेजर, इंटीरियर डेल्टॉइड, कोरैकोब्रेकियालिस। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे हॉरिजॉन्टल एडक्शन पूछता है और आप हमेशा उसको मिक्स कर देते हैं आर्म एडक्शन से। सो डोंट कंफ्यूज एंड मिक्स इट विद दैट। हॉरिजॉन्टल एडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल एडक्शन। हॉरिजॉन्टल एडक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी, राइट। और जो मसल इन्वॉल्व है इसमें पेक मेजर है, इंटीरियर डेल्टॉइड एंड कोरैकोब्रेकियालिस। और कौन सा मसल्स इसको असिस्ट करें? शॉर्ट हेड ऑफ ब्रेकिया, बाइसेप ब्रेकिया। उसके बाद ही कौन से मसल्स कंट्रीब्यूट करें हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में? अब हॉरिजॉन्टल एबडक्शन वही है, आप 90 डिग्री आपने एबडक्ट करके अपनी बॉडी की तरफ मूव किया था, फिर हम उसको अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करेंगे अपने हाथ बाजू को। तो इसमें जो मसल इन्वॉल्व है, जब हम एबडक्शन करेंगे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, तो इंफ्रास्पाइनेटस, मीडियल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, टीरीज माइनर, ये सारे मसल्स कराते हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। और इसको असिस्ट कौन कर रहा है? टीरीज मेजर एंड लेटिसिमस डोर्साई। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो? दिस इज फ्लेक्शन, ये बाजू है, ये बाजू है, ये बाजू जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, दिस इज फ्लेक्शन। और ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, पूरा 180 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये बाजू जब ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। यही बाजू जब नीचे आएगा तो हम इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ये बाजू जब पीछे आएगा तो हम बोलेंगे हाइपर एक्सटेंशन। क्लियर? अब आगे देखते हैं एबडक्शन। एबडक्शन में क्या है? अवे फ्रॉम द बॉडी। जब ये बाजू आपकी बॉडी से ऊपर अवे मूव करेगा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं तक भी मूव कर सकता है, ऊपर 180 तक भी जा सकता है, तो हम उसको बोलेंगे एबडक्शन। अब यही बाजू टुवर्ड्स द बॉडी मूव करेगा, यहाँ तक या यहाँ तक, तो हम इसको बोलेंगे एडक्शन, टुवर्ड्स द बॉडी। क्लियर हो गया? हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में मैंने आपको बोला था कि आपने पहले क्या करना है, आपने एबडक्शन करनी है 90 डिग्री, उसके बाद ये एबडक्शन हुई हुई 90 डिग्री, ये आपको सुपीरियर व्यू से नजर आ रहा है, यानी कि सुपीरियर व्यू। एबडक्शन होगी 90 डिग्री, राइट, क्लियर। उसके बाद क्या किया, बाजू को टुवर्ड्स द बॉडी मूव कर दिया, ये यहाँ पे थी 90 डिग्री एबडक्शन, उसके बाद बॉडी को, बाजू को टुवर्ड्स द बॉडी मूव किया, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल एडक्शन। फिर अब जब इसी बाजू को वापस मूव किया है, वापस away from the body, it is horizontal abduction. Clear? Now we will look internal rotation. आपने पहले elbow को flex कर लिया, ठीक है, अब away from the body move करेंगे, ये this is external rotation। जब इसको यहाँ move करेंगे towards the body, this is called internal rotation। आप इसको internal rotation भी कहते हैं, medial rotation भी कहते हैं, और जो away from the body है after flexing the elbow, इसको एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं और लैटरल रोटेशन भी कहते हैं। ओके, few students have question कि
स्कैपुलोथोरैसिक रिदम के बारे में बता दें तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्कैपुलोथोरैसिक रिदम बेसिकली क्या है, जब रोटेशन होगी स्कैपुला की अलोंग विद द एलिवेशन ऑफ ह्यूमरस या मूवमेंट ऑफ द ह्यूमरस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्कैपुलोथोरैसिक रिदम, ठीक है। और इसमें जो है मैम दोबारा I'll repeat it again. स्कैपुलोह्यूमरल रिदम में बेसिकली जब हम आर्म की एलिवेशन करते हैं तो लीनोह्यूमरल मूवमेंट हो रही है, लीनोह्यूमरल जो आपका जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, उसकी मूवमेंट हो रही है, हम एलिवेशन कर रहे हैं, साथ में स्कैपुला भी रोटेट कर रहा है। अब जो स्कैपुला वो थोरैसिक के साथ उसका जॉइंट है स्कैपुलोथोरैसिक, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल रिदम, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, स्कैपुला भी रोटेट कर रहे हैं क्योंकि वो अटैच है थोरैसिक वॉल के साथ, और जो ग्लिनोइड कैविटी अटैच है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ। जब हम अपने आर्म को एलिवेट करते हैं तो आपका स्कैपुला भी साथ में रोटेट करता है। दिस इज कॉल्ड स्कैपुलोथोरैसिक रिदम, दैट्स ऑल।